नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज बात उस व्यक्तित्व की जिसे देश लौह पुरुष के नाम से जानता है। आज हर कोई बात करता है देश की एकता और अखंडता की, लेकिन वर्तमान देश की एकता, अखंडता या कहा जाए भौगोलिक स्वरूप को इस स्वरूप में लाने के लिए जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा योगदान दिया गया और जिसको कि हम देश के शिल्पकार के तौर पर जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका 31 अक्टूबर को जन्मदिन होता है, जिसे देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। उनका देश को और समाज को योगदान, राष्ट्रीय जो आंदोलन था आज़ादी का, उसमें किस प्रकार की उनकी भूमिका रही और आज़ादी के बाद में देश को आगे बढ़ाने में किस प्रकार के महत्वपूर्ण योगदान उनका जो रहा है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ में प्रोफेसर मक्खन लाल साहब मौजूद हैं। आप डिस्टिंग्विश फेलो हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके अलावा जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार साहब हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार HK दुआ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी सर बहुत स्वागत है। मक्खन लाल साहब, सबसे पहले बात आपसे इस बात से जानते हैं कि अगर हम आज बात कर रहे हैं सरदार जी के बारे में, तो वर्तमान में किस प्रकार से उनके तमाम योगदान को हम आज याद कर सकते हैं? सबसे पहले क्या चीज़ जहन में आती है जब हम आज उनके योगदान को याद करते हैं? आपने शुरुआत में कहा इस देश के भौगोलिक स्वरूप में देने की बात है। अगर हम उन्हें हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं तो तीन चीज़ों को रख के उन्हें याद करें तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने इस देश को ये स्वरूप दिया, 563 रियासतों का विलय करके एक छोड़ दीजिए जम्मू एंड कश्मीर, वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर ले गया गया था। बाद में हम उस पर बात कर सकते हैं। 562 रियासतों को उन्होंने एक साथ मिलाया और उनके मिलाने में जो विराट व्यक्तित्व था उसमें परसुएसिव पावर भी थी, उसमें एक ये भी व्यक्तित्व था डर वाला कि अगर बात इनकी नहीं मारेंगे तो कुछ और भी हो सकता है। एक तो वो याद रखें। दूसरी बात, जो कुछ भी उन्होंने जीवन में किया जाति से, धर्म से, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर किया। तीसरी बात, कितने लोग ये जानते हैं कि उनका परिवार काम था? किसी ने उनकी पत्नी की फोटो देखी है? किसी को इस देश को क्या ये पता है कि मात्र 24 वर्ष की उम्र में सरदार पटेल विधुर हो गए थे? 1909 में उनकी पत्नी का देहांत हुआ और कभी भी पूरे जीवन 75 साल की उम्र तक चरित्र पर किसी तरह का दाग नहीं लगा जी, किसी भी तरह का दाग नहीं लगा। अगर हम वास्तव में उन्हें याद रखना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी न करें देश की अखंडता पर आंच पहुंचे, ऐसा कुछ भी न करें जिससे धर्म, जाति और वर्ण पर आए बात। और हमारे राजनेताओं को इस बात को याद रखना चाहिए कि 34 साल की उम्र में जिसने अपने घर परिवार को पूरी तौर से अंदर बाहर रखा, 1918 में उन्होंने राजनीति ज्वाइन की, 1950 तक एक भी परिवार का व्यक्ति उनके इर्द गिर्द नहीं दिखाई दिया। मणिबेन थी, सिर्फ इसलिए थी कि उन्होंने किसी भी तरह की सरकारी सहायता असिस्टेंट के लिए या किसी PS के लिए नहीं स्वीकार किया। ये मामूली उदाहरण नहीं है। आज के देश में जब एक ही परिवार से 8-8, 10-10 लोग MP हैं, MLA हैं, इसमें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, एक नज़ीर के तौर पे उनको हम बिल्कुल साफ तौर पे देख सकते हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार साहब, आपको लगता है कि जब हम आज सरदार जी के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या चीज़ें अनायास आपके जहन में आती हैं जिसको आपको लगता है कि आज की पीढ़ी को जानना बेहद ज़रूरी है? देखिए, दिक्कत ये हुई है कि इस देश में जो इतिहास पढ़ाया गया 47 के बाद में, उस इतिहास के अंदर ये देश किस तरीके से बना या क्या पूरा उसका जो एक प्रक्रिया थी और जिन लोगों ने उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन लोगों को उठा करके एक तरफ रख दिया गया और चंद लोगों की महत्ता को ऊपर दिखा करके कुछ परिवारों को कि सिर्फ उन्होंने ही देश के लिए कुछ किया जी। अब हम युवा पीढ़ी को इतिहास की किताब में ये पढ़ाते हैं, जैसे मक्खन लाल जी ने कहा कि साहब 563 स्टेट्स थी और उनको पटेल साहब ने एक कर दिया, लेकिन उस किताब में ये प्रक्रिया नहीं बताते कि किन स्थितियों में उन्होंने उसको एक किया। अंग्रेजों ने तो, जो इनका चीफ आर्मी कमांडर था उस समय 46-47 में, उसने भारत के पूरे बाल्कनाइजेशन की प्लान बना दी थी जी, कि सत्ता एक यूनियन को नहीं, 2 यूनियन को नहीं, बल्कि देश को टुकड़ों में बांट करके 600-700 टुकड़ों में देश को बांट दिया जाए। वो रुकी। उसके बाद जिस समय ये जो डॉक्यूमेंट था पार्टीशन का, और ये सबसे पहले दिखाया गया था भोपाल के नवाब साहब को, जो कि काउंसलर थे प्रिंसेस के चैम्बर के जी,
और उनको ये बताया गया कि ये पाकिस्तान बनेगा, हिंदुस्तान बनेगा, तो उन्होंने कहा कि इसमें हमारी स्थिति क्या होगी, कि साहब वो आपकी तो स्थिति इसमें कहीं कुछ नहीं है। तो उन्होंने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के काउंसलर पद से रिजाइन किया, उसको लीक आउट किया जी। और ये डिमांड एक उठा करके लाए कि जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन रहा है, इसी तरीके से एक संयुक्त संघ जो है वो सारे देशी राज्यों का बने और उसको भी सत्ता ट्रांसफर की जाए जी। और इनके साथ साथ आपके निजाम साहब हैदराबाद से, जूनागढ़ से, ट्रेवेंकोर के राजा, जोधपुर के राजा साहब ने तो एक्सेशन वो एक तरीके से सही नहीं कर दिया था पूरा पाकिस्तान के साथ, ट्रेवेंकोर ने वहां उनको भेज दिया। तो इन परिस्थितियों के अंदर जबकि माउंटबेटन अपनी तरफ से चला रहे हैं, हमारे नेहरू जी माउंटबेटन की मर्जी के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते थे जी। उन परिस्थितियों के अंदर देश को बचाना और बीपी मेनन जैसा सशक्त व्यक्ति उनके साथ होना, और उसके बाद जो कश्मीर की बात आती है जी। सिर्फ ये आ जाती है कि मुजाहिदीन आए, हिंदुस्तानी फौजों ने ये किया या वो किया, लेकिन किस तरीके से वो एक पूरी प्रक्रिया बनी वहां पे। आप मैनेकशा साहब के मेमोइर्स को पढ़िए जो लिखते हैं कि जब एक्सेशन का डॉक्यूमेंट भी लाके नेहरू जी को दे दिया गया जी। तो नेहरू जी यूएनओ की बात करने लगे, रशिया की बात करने लगे, अमेरिका की बात करने लगे, तो पटेल जी ने कहा कि जवाहरलाल, डू यू वांट टू लूज कश्मीर? तब नेहरू जी ने एकदम से कि नो नो आई डोंट वांट टू लूज कश्मीर जी। तो पटेल जी ने कहा देन प्लीज गिव ऑर्डर्स। और मैनेकशा कहते हैं कि इससे पहले कि नेहरू जी कोई ऑर्डर देते, इन्होंने मुड़ के कहा, क्योंकि ऑपरेशंस डायरेक्टर से थे, मुड़ के कहा यू हैव योर ऑर्डर्स, गो एंड एक्ट। और उससे पहले सारी आर्मी और जो भी कुछ एयरलिफ्ट करनी थी कश्मीर को अंदर, वो तैयार खड़ी हुई थी। ठीक है। तो ये आज की पीढ़ी को हाँ। ये बताना कि ये देश कैसे बना है। जी। आप आएंगे तो मैं आगे और बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये महत्वपूर्ण चीजें जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कई बार इतिहास के पन्नों को पलटे तो एक सतही सी चीजें निकल के आती हैं। एचके दुआ साहब, आपको लगता है कि जो बात कपिल जी कह रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें भले ही ना लिखी गई हों, लेकिन उनके बारे में जानना, क्योंकि किस तरीके से आज वर्तमान स्वरूप के भारत में हम रह रहे हैं, तमाम पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें विकसित होती चलेंगी, लेकिन इन चीज़ों को भी जानना बेहद ज़रूरी है। नहीं, कोई चीज़ पे इनकार नहीं करता, और सबको देश में बच्चे बच्चे को पता है कि देश को इकट्ठा कैसे रखा गया। आज़ादी के बाद बहुत प्रॉब्लम्स थे। एक तो अंग्रेज़ों ने, जैसे कपिल जी कह रहे थे, सब स्टेट्स को छुट्टी दे दी थी, आप या हिंदुस्तान से ज्वाइन करिए या पाकिस्तान से करिए या इंडिपेंडेंट हो जाइए, ये ऑप्शंस उनके पास थी। लेकिन सरदार पटेल को इंडियन यूनिटी के बारे में, भारत की यूनिटी के बारे में एक कॉन्सेप्ट था कि अगर हिंदुस्तान फिर कमज़ोर हो जाएगा, अगर ये स्टेट्स अपने रास्ते पे चले और दिल्ली अपने रास्ते पे चले, तो इकट्ठा करने का बहुत ज़बरदस्त चैलेंज था। लेकिन उस वक्त ये देखिए कि उनकी बढ़ाई और भी ज़्यादा है। हालात कैसे थे जी? लाखों लोग रिफ्यूजीज जो पाकिस्तान बना हिंदुस्तान आ रहे थे, कम्युनल राइटिंग बड़ी ज़्यादा थी। उधर बंगाल में भी यही हालत थी। दो स्टेट्स बहुत इफेक्टेड थी जी, जिन्होंने बहुत कीमत दी आज़ादी होने के लिए। उन स्टेट्स में उनको आबाद करना ये भी एक जिम्मेवारी थी। एडमिनिस्ट्रेशन सारा नया था। थोड़ी देर का इंटरिम गवर्नमेंट का एक्सपेरिमेंट हो चुका था, जिसमें लियाकत अली वगैरह को कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, बिल पे भी नहीं साइन कर रहे थे, फाइनेंस पोर्टफोलियो उनके पास था। और दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया और सरदार पटेल ने भी एक्सेप्ट किया कि पार्टीशन होने दो, ये लोग काम नहीं करने देंगे। तो देश की एक तो एकता के लिए स्टेट्स को सब को इकट्ठा किया, जो जैसे मक्खनलाल जी ने कहा, कपिल जी भी ने कहा जी। और हर स्टेट की पॉलिसी अपने अपने रास्ते पे चल रही थी। सो किसी को परसुएट किया गया, किसी को प्रेशराइज किया गया, किसी पे और भी ज्यादा दबाव डाला गया। तो उसमें कूटनीति चाहिए थी, आइडियलिज्म नहीं चाहिए था उस वक्त जी। तो वो प्रैग्मेटिक थे उस वक्त, और उनका प्रैग्मेटिज्म बिस्मार्क से कम नहीं था। बिस्मार्क कहते हैं कि जर्मनी को इकट्ठा किया, जी जी, उन्होंने बिस्मार्क से कम नहीं था। और टू से माजनी आल्सो, जर्मनी तो यूपी के बराबर ही था साइज ऑफ हाँ, लेकिन उस मामले में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा, मतलब इलाके की लिहाज से कहा जाए तो ये दूसरी तरफ से कश्मीर की लड़ाई, एक तो रिफ्यूजी का मामला था, एक स्टेट्स को कह दिया जिस रास्ते पे चलना चाहे आप चले, और तीसरी कश्मीर में वार शुरू हो गई। तो ये तीन बड़े मसले थे जी। उसमें से रास्ता निकाल के सारे देश को इकट्ठा करना, एक मेंटली स्ट्रेंथ चाहिए, विल पावर चाहिए। तो उनमें एक प्रैग्मेटिज्म भी था
और विल पावर थी, ज्यादा बोले नहीं वो जी। उनकी ज्यादा बोलने की थी। हाँ, कम शब्द बोलते थे जाहिर सी बात, लेकिन ये चीज कई बार इतिहास के पन्नों में लिखी गई है। He was man of action. Few words. Man of Man of action also, exactly. Few words And the man of action also. and जी। believed in getting results. जी And time bound decision करते थे वो। जी हैदराबाद में जी। रजाकर्स को कंट्रोल करना जी कोई बिल्कुल। हम बड़ा सर चीज हैदराबाद नहीं की विस्तार से बात करें, क्योंकि वो एक पन्ना है अपने आप ही, उस पर विस्तार से बात होना जरूरी है। प्रफुल्ल केतकर साहब, एक हम चीज जब और थी उनमें, he was well informed। जी वेरी जो डोमेस्टिक सिचुएशन की जी। उनके पास सिर्फ जूनागढ़ की खबर नहीं आ गई थी उनके जी। पास। मतलब जो काम आज आईवी करती है, वो उस समय और उनके पास में एक पूरा मैकेनिज्म था इस बात को और लेने जूनागढ़ के। के नवाब से वो जी। कुत्ते ही ले जा पाए थे यहाँ से। जी प्रफुल्ल एक बात केतकर है मक्खनलाल जी। साहब जी नहीं, बिल्कुल बस सही। यहाँ उन्होंने छोड़ कहा गए, था, सारी- किसी ने कहा कि सारी बेगमें छोड़ गए थे। किसी ने कहा बेगम साहिबा पीछे रह गई, तो उन्होंने मारो गोली, 2 पिल्ले और रख लो। ठीक है, ठीक बात है। प्रफुल्ल केतकर साहब, हम जब आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, क्योंकि जो आज की मौजूदा समय परिस्थितियां, तो हमको लगता है कि जब हम आज के वर्तमान के तमाम स्टेट्स ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो तमाम तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। उस वक्त में तमाम इस प्रकार की चीज़ों का एकीकरण करना, वो उस समय की समस्याओं को शायद आज हम उतना प्रभावी तरीके से भले ही ना समझ पाए, लेकिन मोटे तौर पे तो हम समझ सकते हैं कि शायद जिस बात का जिक्र दुआ साहब कर रहे हैं कि एक विल पावर रही होगी, तब जाके मैन ऑफ एक्शन का वो जो छवि है वो बनी। तो वो जो इरादे हैं, वो सब चीज़ें हैं, वो कितना महत्वपूर्ण रहे होंगे उनके व्यक्तित्व में उस समय। बिल्कुल। मैं इस पर कुछ टिप्पणी करने से पहले मैं एक बात पर ध्यान करा दूं। दुआ साहब ने कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में 3 ऑप्शन थे। माउंटबेटन चाहते थे 3 ऑप्शन हो, पहला ड्राफ्ट वही बना था, लेकिन क्योंकि वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की वो डिप्लोमेटिक ये थी कि 3rd ऑप्शन प्रिंसली स्टेट का बाय डिफॉल्ट कट किया गया था। आइदर यू हैव टू जॉइन इंडियन यूनियन और पाकिस्तानी यूनियन। तो ये भी उनके Third हिस्से जाता है, ये बिल्कुल उनके हिस्से जाता है, बिल्कुल उनके हिस्से जाता है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट परसुएसिव पावर, डिप्लोमेटिक स्किल्स, इवन अ थ्रेट ऑफ मिलिट्री पावर गोइंग अप टू दैट एक्सटेंट, ये तो सारी चीजें थी ही, लेकिन जो वेल इन्फॉर्म की बात की, उसका प्रमुख कारण क्या था? आपने कहा व्यक्तित्व में ऐसा क्या था जिसके कारण वो डिसाइसिव थे और वेल इन्फॉर्म थे? मुझे लगता है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि जिस तरह से उनका लीडरशिप का राइज हुआ था। जी जिस खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने अपना पहला आंदोलन शुरू किया, जिन किसानों के बीच खड़ा करके आंदोलन खड़ा किया, दांडी मार्च के समय यदि एक किसी व्यक्ति पर पूरे मोबिलाइजेशन के लिए गांधी जी यदि डिपेंडेंट थे, तो वो सरदार पटेल थे। जब ये प्रिंसली स्टेट को इकट्ठा करने की बात आई, तब गांधी जी के वक्तव्य है उनको कि ये काम आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। ये विश्वास कहां से आ रहा था? क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे और वहां से होकर अपनी बैरिस्टरी वगैरह सब छोड़कर गृह मंत्रालय उन्होंने संभाला था। तो ये जो जर्नी थी, उस जर्नी के कारण, भारत की मिट्टी से जुड़े होने के कारण उनमें वो समझ आई थी कि भारत को इकट्ठा रखना है, भारत को जोड़े रखना है, तो किस तरह से रखना है। और इसलिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट अपनाया था जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। उन्होंने जहां जहां प्रिंसली स्टेट्स में उनको प्रॉब्लम लग रहे थे, वहां के समुदायों के साथ वहां जाकर चर्चा करना या उनको चाय के लिए बुलाना, वहां के जो जिनको हम कह सकते हैं कि ओपिनियन मेकर्स, जी, उनको इस प्रोसेस में एंगेज करने, जनता को इन्वॉल्व करना और उस लेवल पे जाके काम सरदार करना पटेल ने किया था, विच वाज वेरी इनोवेटिव एट दैट स्टेज। हाँ, ये अपने आप में लोगों को शायद उस समय जिस तरह का पार्टी स्ट्रक्चर बना हुआ था कांग्रेस में और जिस तरह की निर्णय प्रक्रिया हो रही थी, इसमें शायद ये बहुत आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, लेकिन वो एक कारगर एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट तरीके से साबित हुआ, इसमें कोई दो नहीं। मक्खनलाल जी, आपको लगता है कि जो खेड़ा आंदोलन की जो बात होती है, कम क्योंकि सरदार को खड़ा करने के लिहाज से, हालांकि सरदार नाम तो उनको बारदोली के बाद मिला था, लेकिन खेड़ा से एक शुरुआत के नाते, क्योंकि बाद में उन्होंने एक लंबी यात्रा तय की, आपको लगता है कि वो क्या चीजें थी? क्योंकि संगठनात्मक जो उनके अंदर एक व्यक्तित्व के अंदर सब चीजें थी कि लोगों को जोड़ पाना, वो सारी चीजें वहीं से देखने को शुरुआत मिली थी। और किसानों के हक में किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को झुकाया था, इसका भी एक जीता जागता उदाहरण है। इसको 2 पार्ट में देखिए। एक तो सरदार पटेल जो थे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो पार्टी के आदमी थे, मतलब नट बोल्ट के आदमी थे, कभी भी डे ड्रीमिंग नहीं करते थे, वो हवा में और सपनों की दुनिया में नहीं रहते थे। बारदोली आंदोलन और खेड़ा आंदोलन उसके एग्जाम्पल हैं कि किस हद तक डिटेल में वो जाते थे और किस हद तक नट बोल्ट कस के रखते थे।
और ये जर्नी बहुत लंबी थी, इसीलिए जब आप क्विट इंडिया मूवमेंट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन देखिए या असहयोग आंदोलन देखिए, सब में उनकी प्रमुख भूमिका थी। दूसरी बात, गांधी जी उनके ऊपर क्यों बहुत डिपेंडेंट करते थे। आपने कहा कि गांधी जी हमेशा, प्रफुल्ल जी ने कहा, उनके ऊपर बहुत डिपेंड करते थे, आइडियाज के लिए ही नहीं, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको कैसे धरती पर उतारना है, क्रियान्वित करना है। और जब लौह पुरुष की संज्ञा दी गई, ऐसे ही नहीं आई थी। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जी प्लीज। 34 साल का एक नई उम्र का लड़का कोर्ट में खड़ा होकर बहस कर रहा है। 2 दिन पहले, 4 दिन पहले अपनी पत्नी को बंबई अस्पताल में एडमिट करके आता है। बंबई में नहीं रुकते, इसलिए एक जिम्मेदारी ये है कि हमारा क्लाइंट इंतजार कर रहा है कोर्ट में, तारीख नहीं लेते। और जिस समय वो बहस करते होते हैं, उनकी जेब में, उनके सामने एक टेलीग्राम आता है, पढ़ते हैं, चुपचाप रख लेते हैं, बहस चालू रखती है। और जब बहस खत्म हो जाती है तो कोर्ट पूछती है, व्हाट पेपर डिड यू गेट, डिड इट इन्फ्लुएंस, डिड इट हैव एनीथिंग टू डू विद द कोर्ट। जो आपके पास कागज आया था उसमें क्या कोर्ट के लिए कुछ था आपकी वजह से, आपके आर्गुमेंट पर। तो उन्होंने निकाला, कहा कि हियर इज माय लॉर्ड, और उसमें था जवेरबा इज नो मोर, शी एक्सपायर्ड, डेट्स टाइम दिस दैट्स हिज वाइफ। यू नीड ए नर्व टू रीड दिस इन ओपन कोर्ट, कीप इट इन पॉकेट एंड कंटिन्यू विद द वर्क। गांधी जी ये जानते थे काम कि कोई भी परिस्थिति ना, काम की निष्ठा, और किसी भी परिस्थिति में एक बार वल्लभ भाई ने ले लिया निर्णय, तो वो उसको परिणत तक पहुंचाएंगे। और यही वजह थी कि वल्लभ भाई कभी भी न तो जल्दी में निर्णय लेते थे, न इमोशन में लेते थे, भावावेश में नहीं लेते थे, बहुत तौल के, कैलकुलेट करके वो निर्णय लेते थे। और उसके बाद तमाम बार ऐसे अवसर आए हैं जब गांधी जी को भी उनके निर्णय के सामने झुकना पड़ा, जवाहरलाल को तो अक्सर झुकना पड़ा, और बहुत लोगों को। तो ऑल दिस वाज पार्ट ऑफ हिज ग्रेट पर्सनालिटी। और ये आप ध्यान रखिएगा कि वो व्यक्ति, कहा जाता है कि गांव के किसान के बेटे थे, जी किसान के बेटे थे, लेकिन बार एट लॉ पास करके आए थे, एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। उस तरीके के परिवेश के बावजूद भी उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा हासिल की थी, इसमें भी हर कोई व्यक्ति जानता है। कपिल जी, आपको लगता है कि जो बात मक्खन जी ने कहा कि एक रियलिस्टिक अप्रोच रखने वाले व्यक्ति ने जब आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान देना शुरू किया, तो एक जो व्यवहारिक चीज़ें हैं कम से कम वो उतार के उन्होंने दिखाया, और उसका असर भी आंदोलन में बहुत ज़्यादा हद तक देखने को मिला। देखिए, अफसोस इस बात का है कि जो इंसिडेंट मक्खन लाल जी ने बताया अभी कि पत्नी को अस्पताल में किया और टेलीग्राम आया, हमारे जो बड़े प्रगतिशील इतिहासकार हैं जी, बजाय इस इंसिडेंट पे उनकी तारीफ करने के कि वो इतने कर्तव्य के प्रति इतना निष्ठ थे, वो तो कह देंगे साहब ये तो अपनी पत्नी का आदर ही नहीं करते थे, परवाह ही नहीं करते थे। जो इंटरप्रिटेशन में हमारे यहाँ जी कि एक भारतीय संस्कृति है, एक भारतीय तौर तरीका है, वे अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करने हैं, तो उस चीज में तो हर तरीके का इंटरप्रिटेशन जो है दूसरे तरीके से। हालांकि एक चीज हम ये भी कह सकते हैं, कर्म ही पूजा है, तो जाहिर सी बात उन्होंने कर्म को महत्वता दी अपने काम को। बात खाली कर्म की भी नहीं है। पटेल पे गांधी जी का विश्वास होने का एक और बहुत बड़ा कारण था कि पटेल वॉज ए डिसिप्लिनेरियन। उनको ये थी गांधी जी को कि अगर एक बार जो चीज तय हो गई, जी, चाहे उससे पटेल एग्री ना भी करते हो, संतुष्ट ना भी हो, वो जब पार्टी ने डिसीजन ले लिया तो वो उसको करेंगे। जो चीज, जो विश्वास गांधी को नेहरू जी के ऊपर नहीं था। गांधी जी ने तो खुलेआम कहा था कि कांग्रेस ने अपनी भूमिका निभा दी है, जी, अपना एक ऐतिहासिक रोल था कांग्रेस ने वो प्ले कर दिया है, अब कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए। समझे? जिस समय बात आती है प्रधानमंत्री बनने की, वो सर्वविदित बात है कि यूपीसीसी के प्रेसिडेंट से कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए किस तरीके से नाम मांगे गए थे, और कितने नाम जो है वो पटेल के पक्ष में आए थे जी, और नेहरू जी के पक्ष में सिर्फ एक नाम आया था। लेकिन फिर भी गांधी जी ने पटेल को बुला के, और कहा यही जाता है कि भाई मुझे ये डर है कि अगर तुमको बनाते हैं तो नेहरू कहीं तोड़ के पार्टी, अपनी पार्टी अलग ना खड़ी कर ले जी। तो ये पटेल जी का। और एक देखिए, जो एक और बहुत बड़ी बात कही गई कि उनको अपने परिवार को आगे बढ़ाने में और किसी उसको कोई वो उनका उद्देश्य नहीं था जी। देश था, देश के लिए क्या सबसे अच्छा किया जा सकता है उन परिस्थितियों के अंदर, जिन परिस्थितियों का जिक्र किया दुआ साहब ने कि इस तरीके की भयंकर परिस्थितियां मौजूद थी,
आंतरिक विद्रोह की भी क्षमता थी, क्योंकि रजाकर थे, उधर पुलिस एक्शन की बात थी। जी। विश्व देख रहा था। कबायली कहते हैं, मैं तो कबायली नहीं मानता, मैं तो ये मानता हूं कि पाकिस्तान का हमला जी, ठीक है, उससे लेना था। जी। और उन परिस्थितियों में भी जो उनकी डिसीजन मेकिंग है, कृपलानी जी ने ये लिखा है कि पटेल जी ने कहा कि अगर कश्मीर का मुद्दा मुझ पे छोड़ दिया जाए तो मैं 15 दिन में इस मुद्दे का हल निकाल दूंगा, लेकिन क्या करूं, प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा अपने हाथ में ले रखा है कि मेरे बिना ये चीज मूव नहीं होगी। जी। और कई डॉक्यूमेंट से ये चीज प्रूव होती है। बिल्कुल। और आप एक व्यक्तित्व में इनके अंतर देखिए दोनों के, कि माउंटबेटन जो चाहते हैं, कॉर्नफील्ड जो चाहते हैं, उसको पटेल रेजिस्ट करते हैं, नेहरू रेजिस्ट नहीं करते। जी। यूएन के अंदर जो कश्मीर का मामला गया, जी। सरदार पटेल उसके पूरे खिलाफ थे, नेहरू जी ने भेजा। जी। तो आप कुछ जी। आप एक छोटा सा करेक्शन, कपिल ने जो बात कही मिनिस्टर के इलेक्शन की, जी। एक्चुअली 1946 में ये बहुत क्लियर हो गया था कि इंडिया विल गेट द फ्रीडम वेरी सून, बहुत जल्दी आज़ाद होगा। और यह भी निश्चित था कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा वायसराय उसे इनवाइट करेंगे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुनने की एक छोटी सी प्रक्रिया है, कांग्रेस का प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटीज चुनती हैं। जी। और उस जमाने में 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटीज थी। जी। 12 ने पटेल को नॉमिनेट किया था, 3 ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया, मतलब दे abstained। और टू बी फेयर, यानी इन ए वे कांग्रेस प्रेसिडेंट, जी। मीनिंग देयर बाय द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज सरदार पटेल। गांधी जी ने रिकॉर्ड है, ये सब चीजें, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ जी, कांग्रेस बिल्कुल, बिल्कुल। प्रोसीडिंग इतिहास के पन्नों में सारी गांधी चीजें जी दर्ज ने है। बुला के, इतिहास के पन्नों में नहीं दर्ज है। जी। यही तो अनफॉर्चुनेट बात है। नहीं, लेकिन जब आप चीजें पढ़ते हैं तो कई बार चीजें आपको डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन निकल के आती पढ़ना है। पड़ेगा, इतिहास की किताबें नहीं मिले। तो आप जब कांग्रेस पार्टी का डॉक्यूमेंट पढ़िए बैठ के नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में, तो पता चलता है कि गांधी जी ने नेहरू को बुलाया और कहा, देखो 15 में से 12 ने सरदार पटेल को नॉमिनेट किया है, तुम्हें किसी ने नहीं नॉमिनेट किया। जी। फुल स्टॉप करके वहीं चुप रहते हैं। 3 मिनट तक कोई नहीं बोलता, सब लोग वहां बैठे हैं, सरदार पटेल नहीं थे, और सब लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग कृपलानी। पंडित नेहरू एक शब्द नहीं बोलते। उसके बाद गांधी जी कहते हैं, ठीक है आप लोग जाइए। उन्हें ब्रीफ किया जाता है कि पंडित नेहरू विल नॉट ज्वाइन द कैबिनेट, पंडित नेहरू कैबिनेट नहीं ज्वाइन करेंगे और शायद वो पार्टी भी छोड़ देंगे। गांधी जी बहुत बहुत मंजे हुए खिलाड़ी थे, राजनीति, समाजशास्त्र, उन्हें यह अंदाज लग गया कि पार्टी टूट जाएगी। जी। और इस वक्त पार्टी टूटना देश हित में नहीं है। सरदार पटेल को बुला के उन्होंने ये कहा कि तुम देश के लिए काम बिना किसी पद के भी करोगे, मैं जवाहर से ये उम्मीद नहीं रखता, तुम अपना नाम विड्रॉ कर लो। ये पूरी कहानी है। और जो चीज देखने को भी मिली, दुआ साहब, आपको लगता है कि ये जो व्यक्तित्व का पहलू है सरदार साहब का, कि साहब राष्ट्र हित में इतना बड़ा एक तरीके से बलिदान देना, ये बड़ा कम देखने को मिलता है, कम से कम व्यक्तिगत बलिदान इस तरीके से कम देखने को मिलता है, ये भी उनका एक देखिए, गांधी जी के, उन्होंने पहले बहुत मुद्दत पहले भी कह दिया था कि देश का नेतृत्व, आज़ाद हिंदुस्तान के नेतृत्व जवाहरलाल करेंगे। भाई एयर भी कह दिया था, मेरे बाद उनकी विरासत है। तो कई चीज़ें उन दिनों में हुई हैं, लेकिन अगर सरदार पटेल भी प्रेस करना चाहते हैं तो उनका केस ठीक था, पार्टी मेरे साथ है। लेकिन गांधी जी का नज़रिया जो है जी, वो कई मायने रखता है। इंटरनेशनल इमेज, परसुएसिव स्किल, दोनों की अगर आपस में इकट्ठे ना रहेंगे तो देश में गड़बड़ हो जाएगी। देश को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो सरदार पटेल ने अपने इंटरेस्ट को खोकर स्टेबिलिटी को प्रेफर किया और जवाहरलाल नेहरू को माना कि प्रधानमंत्री है। लेकिन डिफरेंस फिर भी थे, कश्मीर पे थे जी, हैंडलिंग ऑफ कम्युनल सिचुएशन पे थे, पेमेंट ऑफ 55 करोड़ जो देना है पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने कहा हमें 55 करोड़ दे दीजिए, उस पे भी थे। गांधी जी को अपनी फास्ट भी करनी पड़ी, दोनों को इकट्ठा करके। जी, कई बार सरदार पटेल ने रिजाइन करने का भी कहा कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर ये किया। 55 करोड़ पे भी क्या दिया था उन्होंने। लेकिन जब सवाल यूनिटी का आ जाता है गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा कि जो स्टेबिलिटी है देश की, वो तभी बनेगी जब सरकार में भी स्टेबिलिटी रहेगी। जी, तो सरदार पटेल फिर उस वक्त पीछे हट गए। कश्मीर में डिफरेंसेस थे, चिट्ठी भी लिखी है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन अपने डिफरेंसेस बता दिए, रिकॉर्ड पे भी कर दिया, लेकिन इतना प्रेस नहीं किया
कि सरकार में खलल आ जाए जी। और देश की यूनिटी को खतरा है। जी। तो स्टेबिलिटी, एक तो यूनिटी था, दूसरा स्टेबिलिटी इन द कंट्री वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट वाज वेरी जी, इंपॉर्टेंट। तो जाहिर सी बात उनकी तो जो भी प्राथमिकताओं उनको में क्या चीजें रही, ये सारा चीजें निकल के आती हैं। उनमें वो नहीं था कि पार्टी मेरे साथ है, पार्टी की मशीन सरदार पटेल के साथ थी सारे हिंदुस्तान की, नो डाउट अबाउट इट। लोगों के इमेज जवाहरलाल नेहरू का ज्यादा था, जी, रॉन्ग और राइट, मैं उसमें नहीं जा रहा। ये लोगों में इमेज जवाहरलाल नेहरू का था, करिश्मा जिसको आप कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करके, डिफरेंसेस भूल के, जब इतने प्रेस नहीं किया कि कैबिनेट में फूट आ जाए, वो नहीं किया। यहाँ देखिए एक जी, बहुत महत्वपूर्ण संक्षेप में सर एक ब्रेक बहुत लेना है। महत्वपूर्ण जी, करने जी। की ये चीज है यहाँ पे कि जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनते ही अपनी एक अंतरराष्ट्रीय छवि बनाने में ज्यादा लग गए थे, जी, और उस उद्देश्य के विपरीत पटेल का उद्देश्य उस समय जो था वो देश को बनाने का, राष्ट्रीय समस्याओं का निराकरण और राष्ट्रीय जी, समस्याओं को जी, करने का था और देश को बनाने का था। ठीक है। और नेहरू जी लग गए थे कि मैं अंतरराष्ट्रीय ख्याति लूं, तभी वो यूएन और कश्मीर और प्लेबेसाइट और जी। ये सब चीजें जो है जी, वो उस समय बनी जा। बिल्कुल। कुछ और उनके सरदार पटेल के जो व्यक्तित्व उनके है उसके बारे में सर आपसे वो उनके जी, बैकग्राउंड का बिल्कुल भी बात है। करेंगे, एक छोटे से ब्रेक का पेनिशवार वक्त हो में गया। बड़ी खबरें जिनसे बनती हैं दुनिया भर में सुर्खियां, अहम मुद्दे जो डालते हैं विश्व पर अपना असर, दुनिया के हर कोने से हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर दुनिया की सिर्फ डीडी न्यूज पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके योगदान को लेकर कितने आज के समय में प्रासंगिक हैं। हमारे मेहमान लगातार हम जिनसे चर्चा कर रहे हैं वो उनके व्यक्तित्व के बारे में तमाम बातें निकाल के रखी रहे हैं, लेकिन जब हमने तमाम देश भर की जनता से जानना चाहा कि उनके लिए आज के समय में सरदार के आखिर मायने क्या है, उनके जो योगदान है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या कुछ चीज़ें निकल के आई, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। आज हम स्वतंत्र भारत में, आज़ाद भारत में जो खुले हवा में सांस ले रहे हैं, इसमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसी के कारण आज हम आज़ाद भारत में घूम पा रहे हैं। कुशल प्रतिभा के आदमी थे और कुशल नेतृत्व, मतलब उनके अंदर क्षमता थी जो देश को एक सूत्र में बांध के रखे, हमारे सभी भाइयों को एक साथ लेके चले। बहुत बड़ा विकास पुरुष थे, ना ऐसा पुरुष कभी पैदा होंगे ना हुए, जो थे वो बहुत बड़े धनी प्रतिभा के आदमी थे। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हिंदुस्तान के स्वतंत्र होने में, और उन्होंने स्वतंत्रता के बाद छोटे छोटे राज्य जितने थे हिंदुस्तान में सबको विलय कराने में योगदान दिया है, और शायद उन्हीं के चलते जितने छोटे छोटे राज्य थे सब भारत में विलय हो गए। सरदार पटेल ने एकता अखंडता का सपना देखा, उन्होंने ही सैकड़ों रियासतों का हिंदुस्तान विलय कराया। उनके द्वारा ही कबायली श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिए थे। सेना भेजने पर कश्मीर आज भारत से जुड़ा हुआ है। बारदोरी आंदोलन के वो हीरो रहे, तो उनको देश की एकता अखंडता के प्रतीक के रूप में हम मानते हैं और जाकर बच्चों में मिठाई वितरित करते हैं और एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। गांव तक आंदोलन को पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान पटेल जी का था, इस रूप में हम उनको याद करते हैं। और अंग्रेज छोड़ के जब गए तो एक कुटिल नीत साजिश करके गए, रियासतों को उन्होंने स्वतंत्र छोड़ दिया कि जिसका जहां मन होगा जाएगा, लेकिन पटेल जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने प्रशासनिक कौशल से सारी रियासतों को एक कर दिया, और वो रियासतें जो अलग होने की सोच रही थी भारत का गुणगान करने लगी। ये बहुत बड़ा योगदान, और केवल 3 वर्ष में इतने उच्च विचार थे उनके
ऐसे विचार थे कि उन विचारों की वजह से ही आज हम उनको लौह पुरुष कहते हैं। और ये उनकी दृढ़ता थी विचारों की, और उनकी अपनी दृढ़ता थी कि आज हमारा भारत देश जो है एक गणराज्य है। भारत को, एक अखंड भारत को आज अखंड भारत बनवाया जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। इस समंदर को यदि गुमान है तूफान उठाने का, तो हौसला उनमें भी था कश्ती वहीं चलाने का। अंग्रेजों से लोहा लेकर देश को आजाद करने के बाद जिन हालात और परिस्थितियों में हमारे नेताओं ने काम किया, उसमें एक सख्त निर्णय लेने वाले इंसान की जरूरत थी, और वो सरदार पटेल के रूप में हमारे बीच थी, जिन्होंने प्रिवी पर्स और आपके राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र में सम्मिलित करने का निर्णय लिया। और ये वो निर्णय था जिससे सरकारें हिल सकती थी, लेकिन सरदार पटेल ने जिस मजबूती से, जिस दम के साथ इस देश को बनाए रखने के लिए ये सारे निर्णय लिए, वो ऐतिहासिक थे। इस देश को यदि एक किया तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। 562 रजवाड़ों को उन्होंने एक किया, हैदराबाद को एक किया, कठोरता से उसको करना पड़ा, किंतु उन्होंने उसमें भी कोई कोताही नहीं बरती। और इसलिए उनके उस योगदान को याद करने के लिए और हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ये सरदार पटेल के जन्म उत्सव पर ये एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उस दिशा में जिन्होंने पूरे देश को, सभी रियासतों को इकट्ठा करने का काम इस देश के अंदर किया, इसलिए राष्ट्रीय एकात्मता के अगर कोई वास्तव में इस देश का कोई पुरोधा है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जैसे पाकिस्तान अलग हुआ था, तो निज़ाम जो हैदराबाद के थे वो भी चाहते थे कि हैदराबाद भी एक अलग राज्य देश बन जाए भारत से अलग होकर। तो वल्लभ भाई पटेल के ही प्रयास के कारण आज हम सब एक हैं, नहीं तो भारत उस समय बिल्कुल टूट जाता। सरदार पटेल जो है हमारे देश के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने एक भारत का सपना देखा था, अखंड भारत का, जिन्होंने सभी रियासत को जो है एक किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने सभी राज्यों को एक करने में बहुत बड़ा योगदान है। उनके बदौलत ही सभी राज्य एक हो पाई। वल्लभ भाई पटेल अगर ना होते तो ये देश टुकड़ों टुकड़ों में बच जाता। कोई कहीं का राजा था, कोई कहीं का नवाब था, उनकी वजह से ये देश एकजुट हुआ। हम उन्हें एक बहुत ही डायनामिक होम मिनिस्टर के रूप में याद रखेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति, हर समूह अपना एक अलग समूह और अपना एक अलग से डिवीजन चाह रहा है, ऐसे में उन सबको एक करने के लिए उस डिटर्मिनेशन की हमें जरूरत है जो एक लौह पुरुष में थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल में। हम लोग चाहते हैं कि पटेल जो हमारे सिद्धांत दिए थे उसको आज के युवा अपने कार्य क्षेत्र में प्रयोग करें और भारत को एक एकता के सूत्र में बांधे। उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को एक राज्य के रूप में स्थापित किया और भारत में मिलाया भी। तो उससे हम लोग बता सकते हैं को बहुत मजबूत व्यक्ति थे और दूरदृष्टि भी थे। वो जानते थे कि आगे भारत को क्या होने वाला है। उन्होंने बहुत बार बोला भी है। तो हम लोग को चाहिए कि उनके विचारों को, आदर्श को हम लोग अपनाएं। देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। उन्हीं की देन है कि आज हमारा देश एक है और हम लोग एक ताकत के रूप में, एक शक्ति के रूप में उभरे हैं। सही तरीके से इंडिया के सबसे बड़े अगर नेता कौन बोलेंगे, सब मुझे पूछा जाएगा तो मैं बोलूँगा बस सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। एकीकरण है, संस्थान विलीनीकरण जो है, ये भी बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया। एक राष्ट्र गौरव के रूप में तो थे ही, और उनकी जीवन शैली देश के लिए जो भक्त जिस तरह से करना चाहिए, देश को बढ़ाने के लिए, देश के लिए त्याग करने के लिए, सब उनके अंदर परिपूर्ण था। अगर पूरा मौका मिला होता राष्ट्र को बनाने का तो शायद आज कुछ और बेहतर स्थिति होती इस देश की, लेकिन कुछ बाधाएं आई। वो पूरा अपने मनोयोग से और अपनी पूरी ताकत से राष्ट्र के लिए कुछ और नहीं कर पाए। कुछ समय कम मिला, कुछ लोगों ने सहयोग नहीं दिया। 1919 के साल में सरदार ने विमेन रिजर्वेशन के, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए जो दरखास्त रखा, प्रपोजल रखा, उसको अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के सभी सदस्यों ने निर्विरोध पारित करते हुए सरदार की बात का समर्थन किया था। ये सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक ये देश का एक तीर्थधाम बन गया है। जो राष्ट्र भावना वाले लोग हैं, जो राष्ट्र भावना वाले हमारे सिटीजन्स हैं,
उन लोगों को हम आकर्षित करके, राष्ट्र भावना वाले यंग जनरेशन को आकर्षित करके यहाँ आने के बाद उनको वाइब्रेशंस मिलेगा, सरदार साहब की चीज़ें देखेंगे तो उनसे उन्हें प्रेरणा मिलेगी। तो देखा आपने कि देश भर से जब तमाम लोगों से बात की तो किस तरीके से हर एक व्यक्ति अपने तरीके से इन अपने उद्गारों को प्रकट कर रहा है। हमारे साथ खास पैनल लगातार बना हुआ, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। प्रफुल्ल केतकर साहब, अब जो बात चर्चा लगातार चल रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि किस तरीके से उन्होंने व्यक्तिगत एक तरीके से बलिदान हमेशा देने को उन्होंने प्रेफर किया, बनस्पत इसके कि राष्ट्र में कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए, किसी प्रकार की समस्या ना आने पाए। कम से कम ये चीज आज के लिए भी एक बड़ी नजीर के तौर पे निकलती, क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार का एक राजनीतिक परिदृश्य हम देखते हैं उसमें ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल, स्वतंत्रता के बाद मुझे लगता है कि नेशन फर्स्ट देन ऑर्गेनाइजेशन देन माई इंटरेस्ट, ये एस्टेब्लिश करने का यदि किसी ने काम किया है तो सरदार पटेल। ही वॉज ऑलवेज अ टीम प्लेयर जी। लेकिन ये जो मुद्दा आया कि ऑर्गेनाइजेशन से सबसे ज्यादा नॉमिनेशन सरदार पटेल को मिले थे, इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट। आप ये समझिए कि 1934 से लगातार सरदार पटेल पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बनते रहे। 1935 का इलेक्शन हो, 1936 का, या उसके बाद 1946 में इलेक्शन हो, हर बार सारी चुनावी रणनीति बनाने का काम ग्राउंड पर सरदार पटेल ने किया है जी। पार्टी की फंड रेजिंग में उनकी अहम भूमिका रही है। उस सारी मशीनरी को एक तरह से दिशा देने का काम ग्राउंड पर सरदार पटेल करते रहे, और यही कारण था कि ही वॉज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर। तो वो संगठन खड़ा करने की एक उनकी जो शैली थी, क्षमता थी, उसके कारण स्वाभाविक रूप से संगठन में सरदार पटेल की पॉपुलैरिटी। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे ये है कि जब 37 के चुनाव हो रहे थे और कांग्रेस के नुमाइंदे तय किए जा रहे थे चुनाव के लिए, तो सरदार पटेल, मौलाना आजाद जो इनका सेंट्रल बोर्ड था, उस पर शिकायत कही कि बिहार के अंदर जो टिकट दी जा रही है वो जाति के आधार पर दी जा रही है। और सरदार पटेल की चिट्ठियां देखी उस समय की, राजेंद्र प्रसाद जी के नाम लिखी हुई कि ये क्या शिकायत आ रही है मेरे पे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये क्या किया जा रहा है। और श्रीकांत सिन्हा और वो फिर अपना तर्क दे रहे हैं कि साहब हमें जीतना है, इसलिए पहली बार बिहार के अंदर जो जातिवाद को जन्म दिया गया, उसका विरोध सरदार पटेल जी ने उस समय 1937 के चुनाव में किया था। और उस समय की 2 रिपोर्टें तो ऐसी हैं जो हरिपुरा सेशन के लिए कांग्रेस के बाद में, जिसमें इनकी बोस की जीत हुई, उससे पहले का जो कांग्रेस डेलीगेट्स का इलेक्शन है, उन रिपोर्टों को आज तक जो है ओपन नहीं किया कांग्रेस ने। मूर्ति लाइब्रेरी में मौजूद है, वायलेंस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट्स के नाम से, कि किस तरीके से कांग्रेस के चुनावों में नकली वोटर बनाए गए, बूथ कैप्चरिंग हुई, किस तरीके से हाथी छोड़ दिए गए वोटर्स के ऊपर, और किस तरीके से लाठी का प्रयोग हुआ कांग्रेस के आंतरिक चुनावों में। मैं बड़े चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, पहली बार देश के इतिहास में, लेकिन उसका भी उन्होंने विरोध किया। कम से कम ये चीज भी महत्वपूर्ण निकल। बिल्कुल, मखनलाल जी आपसे इस बात को समझना चाहेंगे, क्योंकि हम जब 562 रियासतों का जिक्र करते हैं, उनके एकीकरण की जब बात करते हैं, तो उसमें हैदराबाद का भी जिक्र आता है, ऑपरेशन पोलो का भी जिक्र आता है। कम से कम ये भी दर्शाता है कि किस हद तक फैसले लेने का मादा रखने वाले उस सरदार ने कम से कम इस तरीके की चीजें करके दिखाई। अन्यथा हैदराबाद भौगोलिक रूप से किस जगह है, हर कोई जानता है भारत के नक्शे में, आज किस प्रकार की शक्ल होती। देखिए, अगर आप हैदराबाद की स्थिति को समझना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो 2 बायोग्राफीज हम पढ़ने के लिए सबको रिकमेंड करेंगे, और दोनों बायोग्राफी राजमोहन गांधी ने लिखी, एक पटेल की है, एक राजा जी की। ये ध्यान रखिएगा कि राजा जी उस वक्त गवर्नर जनरल थे, all the ultimate power lied with him, and Sardar Patel was not home minister minded, he was interior minister and minister for states, and minister for INP also, all India Radio उनके पास था। Right. So what happens is, one of the best part, to put it in nutshell, I mean, Nehru wanted all the time interference into the affairs. He did take away कश्मीर, और कश्मीर को लेने का क्या हुआ है, 23 दिसंबर 1947 गांधी जी जिंदा हैं अभी, सरदार पटेल ने अपना इन राइटिंग रिजर्वेशन फाइल पे है, जाके मौजूद है, नेहरू में रख दिया। पंडित नेहरू वाज ब्रीफ्ड विद इन 2 hours दैट सरदार पटेल्स रिजिग्नेशन इज रीचिंग यू, एंड वंस इट रीचेज यू ही विल नेवर टेक इट बैक।
23rd December 1947. Gandhi ji phoned him. He said, "No, you will not doing." K.M. Munshi talked to him. Nehru does not have the guts to talk. Maulana Azad said, "Please hold back. Don't. I'm not saying that you hold back." Sardar Patel doesn't. But what happens after that? Hyderabad goes on and on and on for months together, and for months together for at least a year or so. Now everybody was getting desperate. Rajakars, they were talking and all that. The last days, things should summarize. Always Pandit Nehru wanted. He loved discussion. He loved speeches. He loved daydreaming. But what happened? Sardar Patel most of the time sat into the cabinet meeting. He wouldn't open his mouth. He had his own plans. The last day on which ultimatum was given, Rajaji's diary says, discussion went on until about 2 o'clock in the morning in Rashtrapati Bhavan, that is Viceroy Lodge. Rajaji was sitting, and Rajaji wrote, Sardar had sent 2 cantankerous people who kept arguing for comma, full stop and everything till 2 o'clock in the morning, and I had to finally say that we will discuss it tomorrow. This was the plan that was sorted out by Sardar Patel and V.P. Menon. Somehow don't allow any decision, any paper, any letter to be signed by Governor General to Hyderabad. Tomorrow morning we will see. Now what happens is, Governor General doesn't sign a paper because things were there, and Sardar, they return back. Next morning, Sardar Patel is getting a ring. What time is their meeting? What time should Governor General receive you? He tells that there is no need for it. Army has already entered into Hyderabad. No need for meeting, no need for any letter. Jawaharlal Nehru just that is man of action, you know. No, hits the roof. What? Army has been sent without the permission, without the order, without the knowledge of Prime Minister and Governor General. Sardar Patel said, yes, I have taken decision. You need a man like that, and that is how Hyderabad, a cancer in the belly, was operated upon. मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। संक्षेप में वक्त थोड़ा सा खत्म हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हैदराबाद की फोर्सेस भाग गईं, हार गईं, जनरल चौधरी, जे.एन. चौधरी वगैरह ने अपना कायम कर लिया सारा। उसके बाद के.एम. मुंशी जो यहाँ के दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव थे हैदराबाद में, उन्होंने पूछा कि निज़ाम को कोई एग्जिट रूट देना चाहिए, फेस सेविंग फार्मूला देना चाहिए। तो सरदार पटेल ने उनको कहा, ये सरेंडर हो चुकी है, दिस इज ए सरेंडर बाय निजाम, वेयर इज द फेस सेविंग फार्मूला? ट्रुप निजाम ट्रुप्स आर सरेंडर्ड। हाँ बिल्कुल। अपने कपिल जी, दो लाइन में बात खत्म जी बिल्कुल, वक्त खत्म हो रहा है। एक आखिरी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कुछ अगर चीज़ें में पढ़ रहा तो उसमें यह भी है कि आखिर उस समय सरदार साहब ने किस तरीके से जो चीन का रुख रहा है उसके बारे में भी जिक्र किया कि साहब हमें अभी से सचेत रहने की ज़रूरत है, या कश्मीर वाली समस्या को लेकर भी। तो एक तरीके से वो जो दूरदृष्टि भी है वो भी कम से कम समझ में आती है उन खतों के माध्यम से जो उन्होंने उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू को लिखे हैं। देखिए, मैंने तो पहले ही ये बात कही कि सरदार पटेल का जो पूरा ध्यान था वो देश को मजबूत करना, देश की आज़ादी को बचाना, देश के बॉर्डर्स को बचाना था, ना कि अपने लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करना। यही कारण है कि आप बाहर तो देखेंगे नेहरू फैमिली, नेहरू, ये आपको मिलेगा। पटेल साहब का नाम शायद गुजराती भाई जानते हैं ज़्यादा, उनमें नहीं मिलेगा लेकर के। तो ये दूरदृष्टि थी, देश निर्माण की बात थी, डिसिप्लिन थे। मैं पटेल साहब की कुछ चीज़ों से एग्री भी नहीं करता हूँ, किसान आंदोलन से जिस तरीके से बातें आई, लेकिन उन जैसा व्यक्तित्व, लो पुरुष जो है, किसी को आसानी से नहीं मान लिया जाता है, और किसी ने भी आज तक इस पे उंगली नहीं उठाई है कि वो लो पुरुष नहीं थे। और उस परिस्थिति के अंदर देश को बचाना, क्योंकि ये चीज हो चुकी है, इसलिए मैं इतिहास का इस पे मूल्यांकन दे सकता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं हवा में नहीं जा रहा हूँ और हवा में नहीं कह रहा हूँ कि ये हो जाता तो वो हो जाता। कोई इतिहासकार हमारे कहते हैं हैड नॉट दिस बीन, इतिहास हैड नॉट दिस बीन पे नहीं होता है। इतिहास में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारा कहाँ हम पहुंचे, उसका मूल्यांकन करके और कहाँ आगे जाना है। इसीलिए आज ये बहुत जरूरी है कि ये जो आज शक्तियां उठ रही हैं देश को लेकर, ये जो विखंडन और उसकी बात है, जी सर, लोग ये जो कहते हैं अंग्रेजों वाली नीति जो चलती है, अंग्रेजों से आगे बढ़ा दी है उस नीति को, इन्होंने मानसिकता को,
कि इंडिया, जो जॉन स्ट्रेची ने कहा था कि व्हाट इज सर, इंडिया। वक्त खत्म और आपकी बात महत्वपूर्ण है कि आज में भी हमें सीखने की जरूरत है कि राष्ट्र को पहले रखना पड़ेगा। एक फाइनल कमेंट प्रफुल्ल केतकर साहब आपसे इस बात को लेकर कि आपको लगता है कि तमाम इस पूरे व्यक्तित्व से जो चीजें सीखने के लिए आज को जरूरत, चाहे वो समाज हो चाहे वो सरकार हो, क्या वो महत्वपूर्ण चीजें संक्षेप में? मुझे लगता है सरदार पटेल को लेकर प्रोफेशनल रिसर्च होने की अभी बहुत गुंजाइश है। उनके खतों को लेकर, उनकी निर्णय प्रक्रिया को लेकर, उनकी लीडरशिप स्टाइल को लेकर इसको बहुत काम करने की आवश्यकता है। उनको ये सही में ट्रिब्यूट होगा कि उनके नाम पर ऐसा कोई अध्ययन केंद्र इंस्टीट्यूशनलाइज हो। क्योंकि आप ध्यान में रखिए, स्वतंत्रता के बाद जिस व्यक्ति को केवल 2.5 से 3 साल मिले हैं, उसने एक तरह से ही बिकेम द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफाइड इंडिया जी। और उसके साथ साथ 3-4 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। राजेंद्र प्रसाद जी की राष्ट्रपति बनना ये केवल और केवल सरदार पटेल की भूमिका के कारण हुआ जी। पुरुषोत्तम दास टंडन का कांग्रेस का अध्यक्ष बनना ये केवल सरदार पटेल की भूमिका के कारण हुआ जी। तो एक तरफ नेहरू जी के साथ मतभेद थे, कुछ विषयों पर ठोस भूमिका वो ले रहे थे, अपनी जहां पे निर्णय आगे बढ़ाने वहां पे बढ़ा रहे थे, और फिर भी एकत्रित रूप से संघ के रूप में, टीम के रूप में कैसे काम करना है इसका उदाहरण भी पेश कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि इसको आगे बढ़ाने की आज की पीढ़ी के सामने बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। तो हमारे मेहमानों जो महत्वपूर्ण बात की उसमें कोई दो राय नहीं कि जो लौह पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है या सरदार के तमगे के तौर पे उनको जो दिया गया, जिस शख्सियत को सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो उनके इस व्यक्तित्व के तमाम पहलुओं को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जिस तरीके से देश की एकता के लिए उन्होंने काम किया, उस सोच को हर भारतीय को अपने अंदर जीवित रखने की जरूरत है, उसके लिए अपने हिस्से से काम करने की जरूरत है। तो आज इस चर्चा में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।